नमस्कार। चलिए आज सरकार के बजट की एक बहुत ही ज़रूरी और अक्सर सुर्खियों में रहने वाली कहानी को समझते हैं। और वो है राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये देश की आर्थिक सेहत का पूरा हाल बयां कर सकता है। तो बात शुरू होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। आखिर होता क्या है जब कोई सरकार अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देती है? बस यही एक सवाल हमें राजकोषीय घाटे की जड़ तक ले जाएगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि राजकोषीय घाटा है क्या। फिर सरकार की कमाई और खर्च का हिसाब किताब देखेंगे। ये भी जानेंगे कि इस घाटे की भरपाई आखिर होती कहाँ से है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। फिर भारत की कहानी देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि सरकारें इस बही खाते को संतुलित कैसे करती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल कि ये राजकोषीय घाटा, ये फिस्कल डेफिसिट आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधी साधी भाषा में कहें तो राजकोषीय घाटा सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल कमाई के बीच का अंतर है। इसमें हम उधार से आया पैसा नहीं गिनते। इसको ना एक घर के बजट की तरह समझिए। मान लीजिए अगर घर का खर्च उसकी कमाई से ज्यादा हो जाए तो जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? उधार लेना पड़ता है ना? सरकार के लिए बस यही कमी राजकोषीय घाटा है। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बहुत कुछ बताता है। ये तय कर सकता है कि भविष्य में ब्याज दरें क्या होंगी, महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, और सरकार के पास विकास के कामों के लिए कितना पैसा बचेगा। कह सकते हैं कि ये देश के वित्तीय अनुशासन का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। अच्छा, तो अब ये घाटा होता क्यों है? इससे समझने के लिए हमें सरकार के बही खाते के दोनों तरफ झांकना पड़ेगा, यानी खर्च और कमाई की तरफ। अब देखिए, सरकार के खर्च को हम दो बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो है रोजमर्रा का खर्च, जिसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या आता है? सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, ये सब। और दूसरा है भविष्य के लिए निवेश, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, नए एयरपोर्ट्स बनते हैं। और यहीं पर घाटे की क्वालिटी का सवाल उठता है। तो एक बात समझना जरूरी है कि घाटा सिर्फ ज्यादा खर्च करने से नहीं होता। इसके कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है टैक्स कलेक्शन धीमा हो, या फिर जन कल्याण योजनाओं पर खर्च ज्यादा हो रहा हो, या फिर ऐसा भी होता है कि जब आर्थिक मंदी आती है तो सरकार की कमाई कम हो जाती है और खर्च बढ़ जाता है। तो जब सरकार का खर्च कमाई से ज्यादा हो गया तो सवाल उठता है कि इस अंतर को भरने के लिए पैसा आता कहाँ से है। चलिए देखते हैं कि सरकार इस घाटे की भरपाई करती कैसे है। तो सरकार क्या करती है? वो उधार लेती है। अब ये उधार आता कहाँ से है? इसका सबसे बड़ा जरिया है बॉन्ड बाजार। सरकार G-Secs यानी सरकारी सिक्योरिटीज बेचती है, जो एक तरह का वादा होता है कि सरकार भविष्य में ये पैसा ब्याज के साथ लौटाएगी। इसके अलावा बैंकों से, PPF जैसी छोटी बचत योजनाओं से और कभी-कभी वर्ल्ड बैंक जैसे बाहरी स्रोतों से भी पैसा लिया जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या राजकोषीय घाटा हमेशा ही बुरा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसके फायदे भी हो सकते हैं और हाँ, गंभीर जोखिम भी। देखिए, यहीं पर वो खर्च की क्वालिटी वाली बात फिर से सामने आती है। अगर उधार का पैसा सड़कें और पोर्ट्स बनाने जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में लग रहा है तो ये भविष्य में ग्रोथ लाएगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर घाटा सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए बढ़ रहा है तो इससे महंगाई बढ़ने का, ब्याज दरें बढ़ने का और तो और देश की क्रेडिट रेटिंग बिगड़ने का भी जोखिम होता है। ये बहुत ही नाजुक संतुलन है। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को जरा जमीन पर उतारते हैं और भारत के असल आंकड़ों से समझते हैं। देखते हैं कि भारत का राजकोषीय घाटे का सफर कैसा रहा है। ये नंबर देखिए, 9.2%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। वित्त वर्ष 2021 में, यानी जब कोविड महामारी अपने चरम पर थी, भारत का राजकोषीय घाटा GDP का 9.2% तक पहुंच गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस मुश्किल वक्त में सरकार को अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बहुत भारी खर्च करना पड़ा था। लेकिन उस 9.2% के शिखर के बाद आप देख सकते हैं कि सरकार ने घाटे को धीरे धीरे कम करने का एक रास्ता अपनाया है। वित्त वर्ष 2024 में ये घटकर 5.8% पर आया और 2025 के लिए लक्ष्य 5.1% का रखा गया है। मतलब साफ तौर पर वित्तीय अनुशासन की ओर वापसी का संकेत है। और ये सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं है।
सरकार का एक लंबी अवधि का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026 तक इस घाटे को जीडीपी के 4.5% तक लाया जाए, ताकि देश के विकास और आर्थिक स्थिरता के बीच एक सही संतुलन बनाया जा सके। तो सवाल ये उठता है कि सरकारें इस घाटे को कम करने के लिए करती क्या है? वो कौन सी रणनीतियां हैं जिनसे सरकारी हिसाब किताब को पटरी पर लाया जाता है? असल में इसके लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ता है, जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी जैसी योजनाओं से खर्च में होने वाले लीकेज को रोकना, सरकारी कंपनियों में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचना और सब्सिडी को बेहतर तरीके से सिर्फ ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना। ये सभी घाटे को नियंत्रित करने के कारगर तरीके हैं। और आखिर में, ये वित्तीय अनुशासन इतना ज़रूरी क्यों है? सीधी सी बात है, जब सरकार अपने खर्चों को नियंत्रण में रखती है तो ब्याज दरें स्थिर रहती हैं, देश विदेश के निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, महंगाई काबू में रहती है और सबसे जरूरी, विकास के कामों के लिए ज्यादा पैसा बचता है। तो हम कह सकते हैं कि आज का एक स्थिर राजकोषीय रास्ता ही कल की एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है। यही इस पूरे विषय का सार है। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना चाहिए, क्या हमेशा एक बैलेंस्ड बजट यानी शून्य घाटे का बजट ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, या फिर कभी-कभी देश के विकास के लिए सोच समझकर थोड़ा घाटा उठाना भी एक जरूरी और समझदारी भरी रणनीति हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।